गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे सिद्धांतों की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों की हम लोग बात कर रहे थे। उसके आगे बात करते हैं आज कि क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उसके अगला सिद्धांत क्या है। 4 नंबर उसका जो सिद्धांत है वो है जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। 4 नंबर है जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। इसकी बात करते हैं, जीव उत्पत्ति का आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, आप लोग वीडियो बहुत ही कम देख रहे हो, हमें पता चल जाता है आप कितने मिनट वीडियो देखा है आप लोगों ने, लेकिन बहुत ही कम देख रहे हो। तो ऐसा है, सभी चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो ये नहीं है कि पीछे के चैप्टर जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर का जो है नंबर डिवाइड किए गए हैं, तो हर चैप्टर को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको दिया जाता है। तो बच्चों, जो पीछे वाले चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो उनको भी साथ में याद करें, उनका भी वीडियो देखें, उनके भी नोट्स बनाएं। किताब के पेज में आपके पास भेज रहा हूं, तो उनको आप नोट करते रहें। अब देखिए, हम बात करते हैं आगे, जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो जीव मात्र अणुओं का समूह नहीं है कि लोग मानते हैं कि जीव अणुओं का समूह, अणुओं का समूह नहीं है। जीवन के विषय में ज्यों-ज्यों जानकारी बढ़ती जा रही है, प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझना उतना ही कठिन होता जा रहा है, कि उतना सरल नहीं है कि हम जीव उत्पत्ति के बारे में आसानी से बता सके। लंबे समय चले आ रहे ओपेरिन व हार्डेन के विचार हमने कल पढ़े थे। ओपेरिन व हार्डेन के विचारों की बात हम लोगों ने की थी, ठीक है। ओपेरिन और हार्डेन के विचारों की बात हम लोगों ने की थी कल। तो उस समय गहरा धक्का लगा जब कई युवा वैज्ञानिकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि जन्मे प्रथम जीव ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति व अवायवीय श्वसन द्वारा की होगी। कि मानना यह था कि जीव से जीव की उत्पत्ति हुई है, मान लिया कि जीव से जीव की उत्पत्ति हुई, लेकिन प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर विचार रखे थे कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यंग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया उन बातों के लिए कि ऐसे अवायवीय श्वसन के बगैर ये क्रियाएं नहीं हो सकती। उनका कहना है कि ओपेरिन व हार्डेन के विचार जैव आवर्जिकी व ऊष्मागतिकी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। कि जो ओपेरिन व हार्डेन ने जो नियम दिए थे वो वैसे नहीं है जैसे कि ऊष्मागतिकी और ऊर्ज्वकी के आधार पर नहीं है। वर्तमान में जीवन डीएनए पर पूर्णतः आधारित है। किस पे आधारित है? डीएनए पर। अब आपके डीएनए नहीं है, लेकिन डीएनए की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। डीऑक्सी डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल नहीं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल आप इसको बोल सकते हो। इस पे आधारित हैं। जेनेटिक्स ऑर्डर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का ये काम करता है, तो इस पे आधारित है। डीएनए में संग्रहित सूचनाओं के केंद्र को बाहर कोशिका द्रव्य में आरएनए ले जाता है, क्योंकि आरएनए, एक शब्द आया आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, वो डीऑक्सीराइबोज था, ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है इस डीएनए से सूचनाओं को ले जाता है। 3 प्रकार का होता है ये, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए स्थानांतरण, और एक आरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार का ये होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके नाम आया तब आपको बता देता हूँ। कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम डीएनए से प्राप्त सूचना, देखिए कोशिका है, केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है,
ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके अंदर राइबोसोम हो गए। क्या हो गए? राइबोसोम हो गए। तो होता क्या, कोशिका ध्रुव में उपस्थित राइबोसोम डीएनए से प्राप्त सूचना के अनुरूप प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका? जो आरएनए है वो किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन के उत्पन्न से जीवन की सभी क्रियाएं निर्देशित होती हैं। जो भी हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं वो इसी की वजह से संपन्न होती हैं। कोशिका में सभी प्रकार के निर्माण होते हैं। सेल्स जो है, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से सिस्टम्स, सिस्टम्स से पूरी बॉडी जो है वो डेवलप हुई है। तो कोशिका के अंदर सभी कार्य नियत हैं या वो सभी कार्य करते हैं। डीएनए को बनाने में कई प्रकार के प्रोटीन काम आते हैं। डीएनए को बनाने में कई प्रकार के प्रोटीन या जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं वो काम आते हैं। ठीक है ना? प्रोटीन, एंजाइम, एंजाइम जितने भी वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सभी प्रोटीन एंजाइम हो। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जीवन विकास के क्रम में पहले डीएनए या प्रोटीन, दोनों आवश्यक हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन डीएनए को बनाने में कई प्रकार की प्रोटीन चाहिए, तो पहले प्रोटीन आया या डीएनए आया? समझने वाली बात है कि पहले डीएनए आया या फिर प्रोटीन आया। और दोनों ही इम्पोर्टेंट क्रिया हैं लाइफ के लिए, जीवन के लिए। बहुत संभव है कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में डीएनए नहीं था। बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डीएनए जो है वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं था। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? प्रारंभिक अवस्था में ये नहीं था। तो आगे हम बात करते हैं, आरएनए अपनी भूमिका के साथ डीएनए व प्रोटीन की भूमिका भी निभा रहा होगा। जीवन की जटिलता को देखते हुए कई वैज्ञानिकों का मानना है इस प्रकार से डीएनए, आरएनए अपनी भूमिका के साथ डीएनए व प्रोटीन की भूमिका भी निभा रहा होगा। साथ ही अगर हम बात करें जीवन की जटिलता को देखते हुए कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले कई जो उपापचय चक्रों का स्वतंत्र रूप से विकास है वो उपापचय चक्रों का स्वतंत्र रूप से विकास हो चुका होगा। तब आदमी जीवन ने उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया होगा। ये सब जो बातें हैं वो हुई होंगी, ऐसा माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें नई अनुसंधान से प्रथम जीव की उत्पत्ति के इतिहास की खोज में एक बदलाव भी आया है। साथ में ये तथ्य सामने आए हैं कि प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, जल वाष्प का प्रभुत्व था। यदि इस बात को स्वीकार भी किया जाए तो जीव की प्रथम उत्पत्ति के विषय में अब तक दिए गए सिद्धांतों को छोड़ना होगा, क्योंकि वे अपचायक वायुमंडल के ध्यान में रखकर दिए गए थे। वो किसके रूप में दिए गए थे? अपचायक को ध्यान में रखकर दिए गए थे, लेकिन ये उसका दूसरा रूप है। प्रथम जीव पृथ्वी पर नहीं जन्मा, अपितु सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में अंतरिक्ष के किसी पिंड से आया होगा। जीव के बाहर से आने की परिकल्पना बहुत पुरानी है। लॉर्ड केल्विन, वॉन हेल्महोल्ट्ज आदि ने 19वीं शताब्दी की इस बात को प्रतिपादित किया था। फ्रेंड होयल, विक्रम सिंघे, जयंत विष्णु, नार्लिकर आदि ने 20वीं शताब्दी में इस बात को अन्य तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। फिर भी आगे परिकल्पना के मुकाबले ये विचार अधिक वजन ग्रहण कर पाया। अब स्थितियां बदलने लगी हैं। अनुसंधान के नए उपकरण के बाद विकास के ऐसे तथ्य जुटने लगे हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक मजबूती के साथ ये कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से, कि प्रथम जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। किस पे नहीं हुई थी? पृथ्वी पर नहीं हुई थी। हेडियन काल में बनी चट्टानों में प्राप्त सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चला कि लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। हेडियन काल, कौन सा काल? हेडियन काल। हेडियन काल में बनी चट्टान से प्राप्त सूक्ष्म जीवाश्म मिले, जिनसे यह बताया जाता है कि 4 अरब वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषी
जो जीवन है वो उपस्थित था। अगर यदि यह तथ्य सही है तो मात्र 58 करोड़ वर्ष में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को सही नहीं माना जा सकता। ऐसे में पृथ्वी के बाहर से जीवन के आने का विकल्प भी रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एडियन काल में सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर वर्षा होगा। किसके रूप में? सूक्ष्म बीजाणु, स्पोर जो होते हैं वो पृथ्वी पर बरसे होंगे। मंगल ग्रह पर भी लगभग उसी समय जीवन पहुंचा होगा। आज इस बात के पक्ष के में प्रबल मिल रहे हैं कि सूक्ष्म बीजाणु किसी एक ग्रह वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष की लंबी व कठिन यात्रा सफलतापूर्वक कर रही किसी अन्य ग्रह पर उतर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति एक बार नहीं होकर कई बार कई स्थानों पर हुई है। उत्पत्ति के बाद जीवन हर दिशा में फैलता गया है। अंतरिक्ष में कहीं जीवन है या नहीं, इसको जानने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। सौरमंडल व उसके बाहर अंतरिक्ष यान भेजकर सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में बड़े बड़े दूरदर्शी यंत्र लगाकर सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। ये बात आप सबको पता है, आप सब इसके बारे में जानते हो कि आज आधुनिकता के युग में बहुत सारे जो हैं उपकरण ऐसे बन चुके हैं जिनके माध्यम से इन सब का उपयोग जो है वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए लगाया जा रहा है। पृथ्वी पर गिरने वाली उल्काओं में एलियन के अस्तित्व की खोज की जा रही है। शब्द आया है एलियन। एलियन एलियन वे होते हैं जो दूसरे ग्रह के जीवों को क्या बोला जाता है? एलियन बोला जाता है। उल्काओं के अध्ययन में कोशिकाओं की उपापचय चक्रों में काम आने वाले अमल जैसे साइट्रिक अमल इसके यौगिक पाए गए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए जा रहे हैं, मगर अभी किसी एक के पक्ष में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। पृथ्वी का वातावरण जीवन के बहुत ही अनुकूल सिद्ध हुआ है। जो वातावरण है बहुत ही अनुकूल सिद्ध हो रहा है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले वातावरणीय भिन्नता में अपने को अनुकूलित करने के लिए जीवन में बहुत रूप ग्रहण किए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम इन समूहों को जातियां कहा जाता है। भी जो एक साथ समूह बनाकर रहते हैं, जैसे मनुष्य एक जाति है तो वो एक साथ क्या है अपने समूह बनाकर रहते हैं। गाय अलग रहती हैं, भैंस अलग रहती हैं, वो उनका एक समूह है। इसी प्रकार 3 लाख के लगभग वनस्पतियाँ, 12 लाख जंतुओं व 10 लाख के लगभग सूक्ष्म जीवों की जातियाँ पाई गई। नई जातियाँ बनने के साथ साथ कुछ नष्ट भी होती रही हैं, हो भी रही हैं। ऐसे जैसे डायनासोर व डोडो पक्षी की जातियाँ हमने पहले पढ़ लिया है चैप्टर में। प्रदूषण व बढ़ती आबादी के कारण नष्ट होते आवासों के जातियों की जीवों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। जैसे घरेलू चिड़िया गौरैया आदि जीव जातियों के सामने तो विलुप्त होने का खतरा है, वो मंडरा रहा है और विलुप्त भी हो रही हैं। इस प्रकार से हमने जीव केंद्रिकता का सिद्धांत से शुरू किया था और इस जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत पर इसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो जीवाश्म उत्पत्ति व उसके प्रकारों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जीवाश्म उत्पत्ति व उसके प्रकारों की बात जो है हम लोग करने वाले हैं। कल हमारा ये चैप्टर जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आज अगर ज़्यादा और भी बता दिया जाए तो कल फिर इतनी टाइम का वीडियो बनेगा तो बराबर हो जाएगा। कल भी इतने ही 14-15 मिनट का आपका वीडियो बनेगा जिसमें जीवाश्म उत्पत्ति के प्रकार, जैव विकास, उसकी क्रियाविधि और जाति उद्भव की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी करो और साथ में नोट्स जो है वो बनाते रहो। इन चैप्टरों के नोट्स मैं आपको अवेलेबल साथ में किताब के ही पेज करवा रहा हूँ, क्योंकि जितना भी दिया हुआ है पूरा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम मान लीजिए कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे गति पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बहुत सारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये सब तो वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। इसलिए आपको यही नोट करना है, साथ साथ इनको याद करते जाना है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपका ये 16 नंबर चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा।